हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा हिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। अब तक हमने ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, उसके बाद व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस साइकिल्स, आफ्टर इट सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जो बहुत इजी भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। जो ये हिग्स हैं ये इकोनॉमिक्स हैं, इनका पूरा नाम J.R. हिग्स है। J.R. हिग्स ने जो अपना मॉडल दिया था ट्रेड साइकिल को लेकर अपनी बुक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, कॉन्ट्रीब्यूशन to the theory of trade cycle, ये बुक थी J.R. हिग्स की। इस बुक में इन्होंने फॉर्मुलेट की थी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से, अकॉर्डिंग टू J.R. हिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इफ़ देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे ही इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सकेलेटर। हमने जो कल सैमुअल्सन की थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी हमने मल्टीप्लायर और एक्सकेलेटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और किस तरह से दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है वो भी हमने स्टडी कर लिया था। तो J.R. हिग्स हैं जो, वो भी यही रीज़न बताते हैं कि जो भी ट्रेड जनरेट हो रहे हैं उनका कारण है कि जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन जनरेट होने लग जाता है बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सकेलेटर, और उसका ही रिज़ल्ट क्या होता है, उसके रिज़ल्ट से ही जो ट्रेड साइकिल है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करेंगे अजम्पशंस की। हिग्स ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी अजम्पशंस ली। सबसे पहली अजम्पशन इन्होंने बोला देयर इज़ आ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी है वो एक स्टैटिक इकोनॉमी नहीं है, वो एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी का मतलब हुआ बच्चों कि उस इकोनॉमी में कम से कम जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो एक कांस्टेंट रेट पर बढ़ता रहता है। एक ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पहले भी बता चुकी हूँ। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट से प्रेरित नहीं होता, और मोस्टली ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो जो अजम्पशन हिग्स ने ली है वो ये है कि हम जिस इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं वो एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी से तात्पर्य है कि इस अर्थव्यवस्था में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट रेट पर हमेशा बढ़ता रहता है, कि ये कांस्टेंट रेट पे, फॉर एग्जांपल वो 2% रेट है तो इस 2% पे जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा बढ़ता रहता है। दूसरी अजम्पशन क्या है, द इकोनॉमी मूव्स टूवर्ड्स डिसइक्विलिब्रियम आफ्टर गेटिंग अवे फ्रॉम द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम लेवल है बच्चों, ये कोई भी एक इक्विलिब्रियम लेवल है। यदि और हमारी अर्थव्यवस्था इस लेवल पर मूव कर रही है, यदि किसी कारण से हमारी इकोनॉमी इस इक्विलिब्रियम से ऊपर या इससे नीचे की तरफ हो जाती है तो फिर ये क्या होती चली जाती है, डिस्टर्ब होती चली जाती है। ये उसी जो एक बार यदि इक्विलिब्रियम लेवल से हटती है तो उसी डायरेक्शन में मूव होती चली जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है वो हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। उसका भी कारण यही है कि जो मल्टीप्लायर है
वो उसके आपको पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इफेक्ट होते हैं। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ती है, और जब इन्वेस्टमेंट, ये हो गया फॉरवर्ड इफेक्ट, और जब इन्वेस्टमेंट घटता है तो इनकम कई गुना ज़्यादा घटती है, तो ये हो गया बैकवर्ड इफेक्ट। तो यही कारण है कि एक बार जब अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम के पाथ से अलग हो जाती है तो वो इस तरह से फ्लैक्चुएट होना शुरू कर देती है। तीसरा है द आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी लोग काम करने के इच्छुक हैं, जितने भी रिसोर्सेज काम के योग्य हैं, उन सब को काम पर लगाया गया है। ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये बोला गया है कि यदि इकोनॉमी में एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो आउटपुट को अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अब आउटपुट को में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। जब पूरे सारे के सारे रिसोर्सेज का यूज़ हो चुका है तो अब आउटपुट को आप बढ़ा नहीं सकते। नंबर 4 है देयर इज़ नो रिस्ट्रेन ऑन कॉन्ट्रैक्शन बट द वर्किंग ऑफ एक्सकेलेटर इन द डाउन स्विंग पीरियड एंड इनडायरेक्ट रेस्ट्रेंट। देखो, जो जब मैंने अभी अभी बताया कि जब अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम से दूर हो जाती है तो वो एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है, और इसका कारण हमने मल्टीप्लायर बताया। तो यही कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था डाउनवर्ड साइड में जाने लगती है तो कोई भी ऐसा हमारे पास रीज़न नहीं है कि हम उसको रोक लें। सिर्फ और सिर्फ जो एक्सकेलेटर है वो एक कारण बनता है जो अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नीचे जाने की से पहले ही रोक लेता है। एक्सकेलेटर का जो इंट्रैक्शन है, जो एक्सकेलेटर है वो एक ऐसा कारण बनेगा। और ऐसा क्यों होता है वो थ्योरी में पढ़ेंगे, या फिर मैं अभी थोड़ा सा बता दूं। बोला जा रहा है कि जब अर्थव्यवस्था एक रिसेशन की स्टेज पे आ जाती है, बहुत नीचे आ जाती है, इनकम बहुत कम हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि हमारा इनकम तो ज़ीरो हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन हमारा जो कंजम्पशन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। इस कंजम्पशन होने की वजह के कारण एमपीसी भी होता है, और इस एमपीसी को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो कंजम्पशन किसको प्रमोट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है, यही एक्सकेलेटर है। तो ये एक्सकेलेटर ही रीज़न है कि जो क्या बनता है, एक बैरियर बनता है जब हमारी अर्थव्यवस्था डाउनवर्ड पाथ पे चल रही होती है। नंबर 5, यदि हम बात करें अजम्पशन की, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सकेलेटर इज़ कांस्टेंट। जैसे हमने अल्फ़ा और बीटा दो चीज़ें सैमुएल्सन थ्योरी में पढ़ी थी, यहाँ पे भी दोनों ही चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो इनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जो भी दी हुई है वो कांस्टेंट रहेगी। द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सकेलेटर इज ट्रीटेड इन ए लैग्ड मैनर। लैग्ड मैनर हमने कल भी पढ़ा था बच्चों। लैग्ड मैनर का मतलब होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो लास्ट टाइम की इनकम से प्रभावित होते हैं, या इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा वो लास्ट टाइम के कंजम्पशन से प्रभावित होगा, और जो इनकम में चेंज होगा वो लास्ट टाइम के इन्वेस्टमेंट से प्रभावित होगा। तो जो हमने कल भी हमारी जो इक्वेशन निकल कर आई थी वो यही आई थी, वाई टी इज़ इक्वल टू जी टी प्लस अल्फ़ा वाई टी माइनस 1, यही निकल के आई थी कि लास्ट टाइम की इनकम पे क्या रहती है, हमारी इनकम डिपेंड करती है। और फिर था क्या, अल्फ़ा बी वाई टी माइनस 1, फिर था माइनस अल्फ़ा बीटा वाई टी माइनस 2। तो जो यही बात कह रहा है कि लैग्ड मैनर में रहेगा, जो भी इनकम है या इन्वेस्टमेंट है वो पिछले टाइम पीरियड के जो इन्वेस्टमेंट है और कंजम्पशन है उस पर डिपेंड करेगा। फिर लास्ट एजम्पशन है देयर इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक अर्थव्यवस्था में कितना प्रोडक्शन करने की क्षमता है। तो हिग्स ने ये मान के चला है कि प्रेजेंट में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है।
फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है, कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी वेस्ट नहीं पड़ी है। तो ये अजम्पशंस मैंने बहुत अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन किए हैं बच्चों, क्योंकि जो पूरी थ्योरी है वो अजम्पशंस पे ही बेस्ड होती है। तो इन अजम्पशंस पर बेस्ड होकर प्रोफेसर हिग्स ने बोला है कि किस तरह से ट्रेड साइकिल्स जनरेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिग्स, यदि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ना सिर्फ हिग्स, हमने पहले भी पढ़ा है बच्चों, जब जब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले लीजिए। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से मल्टीपल इम्पैक्ट में क्या होता है, हमारी इनकम बढ़ती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, फिर हमारी इनकम में चेंज हुआ। इनकम में किस कारण से चेंज हुआ, मल्टीप्लायर की वजह से। और जब इनकम में चेंज होता है तो उससे हमारे कंजम्पशन में चेंज होता है। कंजम्पशन में चेंज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, आउटपुट में चेंज होता है। प्रोडक्शन में चेंज होता है तो फिर से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है। तो इस यहाँ पर जो एक्सकेलेटर है वो काम करता है कि कंजम्पशन में चेंज होने की वजह से कितना इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लायर काम करता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से कितना इनकम में चेंज होगा। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन करते हुए चलते रहते हैं, और जो इनकम है वो इंक्रीज होती रहती है, और जो मल्टीप्लायर और एक्सकेलेटर का जो इंटरेक्शन है वो अर्थव्यवस्था को ऊपर की तरफ ले जाता रहता है। लेकिन ऊपर जाते हुए जब अर्थव्यवस्था एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाती है बच्चों, एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है कि अब और रिसोर्सेज अर्थव्यवस्था के पास नहीं है, सारे रिसोर्सेज फुल हो चुके हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, यहाँ पर जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर वो कैपेसिटी भी पड़ी है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। तो अब क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, तो अब जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो नीड ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट, नो नीड ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है और बहुत सारी जो है बहुत सारी एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्शन करने की ऑलरेडी मशीनरी है वो इनके पास पड़ी है। हर एक इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो एक्स्ट्रा पड़ी है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो अब इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, तो अब वही डायरेक्शन शुरू हो जाएगी बच्चों। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमारी इनकम भी कम होगी, इनकम कम होगी कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो जब हम डाउन साइड की बात करते हैं कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट है और अब इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा, तो अब जो है, अब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, ओनली मल्टीप्लायर काम करेगा, मल्टीप्लायर काम करेगा। जब हम डाउन साइड आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर वर्क करता है, यहाँ पर एक्सकेलेटर अब कोई काम नहीं करेगा। जब हमारी अर्थव्यवस्था रिसेशन के फेज में है, जब हमारी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आ रही है, हिग्स का मानना है ऐसी अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर वर्क करेगा, यहाँ पर जो एक्सकेलेटर है वो वर्क नहीं करेगा। तो मल्टीप्लायर के वर्क करने के कारण क्या होगा, इनकम डिक्रीज होती चली जाएगी और इन्वेस्टमेंट है वो और कम होता होता ज़ीरो लेवल पर आ जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट लाभ से प्रेरित होता है वो रिसेशन को देखकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई भी लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम होता चला जाएगा। इस तरह से जो इकोनॉमी है वो बूम की सिचुएशन से, यहाँ पे बूम होता है बच्चों ऊपर की तरफ, और इस तरह से अर्थव्यवस्था बूम की सिचुएशन से रिसेशन करती हुई डिप्रेशन की सिचुएशन में आ जाएगी। तो ये रिसेशन हो रहा है, ये जो ये फेज़ है नीचे गिरने का, जिसमें इनकम मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इनकम, आउटपुट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ गिरता चला जाता है, वो रिसेशन होता है। और इस सिचुएशन को फेस करती हुई जो अर्थव्यवस्था है वो डिप्रेशन के पीरियड में पहुंच जाएगी। अब डिप्रेशन में क्या होगा, डिप्रेशन का फेज़ भी हमेशा नहीं रहेगा,
क्यों? क्योंकि मैंने बताया डिप्रेशन में इनकम ज़ीरो हो गई, इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन कभी भी कंजम्पशन ख़त्म नहीं होता, कुछ न कुछ कंज्यूम होता रहता है। तो जिसके कारण इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा, ताकि कुछ न कुछ मशीनरी, कुछ न कुछ प्लांट लगाए जाए, ताकि कुछ प्रोडक्शन हो जाए इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए। और जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा, फिर से जो मल्टीप्लायर और एक्सकेलेटर है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देंगे और अर्थव्यवस्था फिर से ग्रो करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से हम 4 की 4 सिचुएशन यहाँ पर देख लेंगे जब हिक्स इन ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन करता है। तो जो हिक्स का डायग्राम है हम 2 मिनट में वो भी देख लेते हैं कि मैंने आपको अच्छे से इलेबोरेट कर दिया है कि किस तरह से ट्रेड साइकिलिकल फ्लैक्चुएशंस जनरेट होती हैं। हिक्स ने अपने डायग्राम से जो क्लियर किया है, यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर बेटा इनकम, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन है। ठीक है, इन्होंने बोला है हिक्स ने कि ये है आपका एक एक कांस्टेंट फेज़ में ये आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा। ठीक है, फिर ये फ्लोर है, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो इस फ्लोर से नीचे नहीं आती, क्योंकि एक्सकेलेटर एज ए कंसंट्रेट काम करता है, कंजम्पशन एज ए कंसंट्रेट काम करता है और वो जो मंदी के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं आने देता। उसके बाद ई है, ये एक इक्विलिब्रियम पाथ है बच्चों, कि जब अर्थव्यवस्था बिना फ्लैक्चुएशन के नॉर्मल चल रही होती है या इक्विलिब्रियम पाथ इसको बोल दिया जाता है, तो वो पाथ है ई। और उसके बाद जो है वो है सी सीलिंग का काम करता है, कि जब अर्थव्यवस्था बूम की सिचुएशन में होती है तो वो इस पाथ से ऊपर तक नहीं जा सकती, ये पाथ पर पहुंच जाती है, तो अर्थव्यवस्था को बूम की सिचुएशन में बोला जाता है। अब यहाँ पर ये मैंने बता दिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, फिर से बता रही हूँ, ये फ्लोर है, ये सीलिंग है, ये इक्विलिब्रियम पाथ है और ये जो बनेगा एम पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाओ सीधा, टी फ्लोर पे आगे टी के बाद आर और आर के बाद एन। जो ये है, ये जो कर्व है ये आपका ट्रेड साइकिल है। एम पी क्यू तो आपके उस पार्ट को दिखाता है जब अर्थव्यवस्था प्रोस्पेरिटी की सिचुएशन में होती है। क्यू से टी उस पार्ट को बताता है जब अर्थव्यवस्था रिसेशन के पीरियड में होती है और आर से एन उस पार्ट को बता रहा है जब अर्थव्यवस्था रिकवरी की पोजीशन में है। टी से आर आपके डिप्रेशन को शो कर रहा है। रीज़न इसका क्या है मैं बता चुकी हूँ। अर्थव्यवस्था यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, अच्छी इनकम है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने से इनकम बढ़ रही है और मल्टीप्लायर और एक्सकेलेटर का जो है इंटरेक्शन की वजह से इनकम बढ़ती जा रही है और वो बूम की सिचुएशन में पहुंच गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक्सेस कैपेसिटी बची हुई है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था यहाँ से ही गिरना शुरू कर देगी, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी बची हुई थी तो कुछ टाइम तक अर्थव्यवस्था इसी सीलिंग पर मूव करती रहेगी। उसके बाद जब वो एक्सेस कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो प्रोडक्शन जब कम होने लग जाएगा, फिर अर्थव्यवस्था क्यू के बाद नीचे की तरफ डाउनवर्ड टर्न लेकर नीचे आएगी और ये नीचे आती हुई यहाँ पर नहीं रुकेगी बच्चों, ई पर। यहाँ पर क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि एक बार ये नेगेटिविटी आ चुकी है, पेसिमिज्म आ चुका है कि इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ रेट है वो कम होती जा रही है, फ्यूचर में प्रॉफिट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक्सकेलेटर वर्क नहीं कर रहा है, मल्टीप्लायर नेगेटिव बैकवर्ड साइड में वर्क कर रहा है, जिसके कारण से जो हमारी इनकम लेवल है वो गिरता चला जाएगा। लेकिन जब वो टी पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर देखा जाएगा कि इनकम तो शून्य हो गई है, कम फ्लोर पर आ गई है, लेकिन कंजम्पशन उस हिसाब से कम नहीं हुआ है। कंजम्पशन अब भी कुछ न कुछ किया जा रहा है, फुल अब यहाँ पे कैपेसिटी प्रोडक्शन की बिल्कुल नहीं है। तो इस कंजम्पशन को करने के लिए कुछ कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि टी से ही अर्थव्यवस्था ऊपर उठने लग जाएगी, कुछ टाइम तक अर्थव्यवस्था इस फ्लोर की सिचुएशन पे ही रहेगी, क्योंकि कुछ टाइम लगता है जब तक जब इंट्रैक्शन होता है मल्टीप्लायर और एक्सकेलेटर में, तब तक अर्थव्यवस्था
इन्हीं पॉइंट के बीच में डिप्रेशन की सिचुएशन में रहेगी। जब ये इंटरेक्शन होकर पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म आने लगता है तो अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो ये था बच्चों साइकिल इसका कि किस तरह से जो ये इक्विलिब्रियम पाथ है इसके आस पास जो साइक्लिकल फ्लैक्चुएशंस हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। इनके एग्जिस्ट करने का कारण यही था। इनकी एग्जिस्टेंस का कारण क्या था? मेन कारण यही इसने बताया है कि जो मल्टीप्लायर है और जो एक्सकेलेटर है उसमें जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण यदि एक बार अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम पाथ से डिस्टर्ब हो जाती है तो वो उसी जहाँ जिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब होती है उस डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूसली जाती रहती है जब तक कोई ना कोई कंसंट्रेट उनको रोक ना ले। जैसे यहाँ पर किसने रोका? यहाँ पे जो कंसंट्रेट था वो फुल एम्प्लॉयमेंट का था और बच्चों यहाँ पर जो कंसंट्रेट था वो किसका था? कंजम्पशन का था, यानी एक्सकेलेटर का था। तो जब तक इनको इस जो प्रोसेस को कोई कंसंट्रेट रोकेगा नहीं तब तक ये इसी तरह ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो ये हिग्स की एक्सप्लेनेशन थी। यदि आप क्रिटिसिज्म की बात करो, देखो बच्चों कल मैंने सैमुअल्सन का मॉडल बहुत अच्छे से कराया। वो बहुत इजी मॉडल है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। मैंने जब सैमुअल्सन का मॉडल कराया तो मैं कुछ क्रिटिसिज्म्स को डिफ़ाइन मैं नहीं कर पाई, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया था हमारा 45 से 47 मिनट का। तो क्रिटिसिज्म आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए 2 साल हो चुके हैं कि जो अजम्पशंस होती हैं उन्हीं को हम क्रिटिसाइज़ कर देंगे तो क्रिटिसिज्म बन जाएगी। जैसे कि इन्होंने अजम्पशंस क्या ली हैं कि भाई कोई कंसंट्रेट नहीं है जब इकोनॉमी मूव करने लग जाती है दूसरी डायरेक्शन में, तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। कई बार इकोनॉमी एक बार रिसेशन के फेज़ में एंटर तो करती है लेकिन इक्विलिब्रियम पाथ पर आकर रुक जाती है। वो डिपेंड करता है उस इकोनॉमी में किस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अपनाती है, क्या उनकी बैंकिंग सेक्टर किस तरह का है, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से वर्क करती है, ट्रेड पॉलिसी किस तरह से वर्क करती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार वो डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर वो ऊपर या नीचे चली जाती है। दूसरी एजम्पशन इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट को मान के चले हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट किसी अर्थव्यवस्था में अचीव करना इट्स नॉट पॉसिबल। डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो ऐसा हुआ नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर हम पहुंच गए हैं। फिर इसने वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, जैसे एक तो हो गया बच्चों मल्टीप्लायर, दूसरा हो गया एक्सकेलेटर। इन्होंने दोनों की वैल्यू को कांस्टेंट माना है लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम देखें तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सकेलेटर्स आर नॉट कांस्टेंट, दे वेरी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ अ कंट्री एंड द नीड ऑफ द इकोनॉमी बाय दैट कंट्री। तो जो ये इन्होंने वैल्यूज़ को कांस्टेंट माना है ये भी एक क्रिटिसिज्म है। फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता ये भी क्रिटिसिज्म है। और एक इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमी है वो डिसइक्विलिब्रियम की तरफ कंटिन्यू रहती है तो वो भी रियल नहीं है। कई बार जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो टाइमली इस तरह से पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं कि जो ये डिसइक्विलिब्रियम जनरेट होता है उसको रोका जा सकता है। तो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की बात की इन्होंने, पहली एजम्पशन ली प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है लेकिन बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं जो मोस्टली इकोनॉमीज़ हैं वो क्या है जो प्रोग्रेसिव नहीं है, स्टैटिक इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो उन इकोनॉमीज़ में ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता। फिर इन्होंने सेकेंडरी जो फैक्टर्स हैं इन्होंने बोल दिया कि जो भी साइकिल्स जनरेट हो गए वो इन्वेस्टमेंट और एक्सकेलेटर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन बेटा बहुत सारे रीज़न होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरह से नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ गई है, क्या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या सिचुएशन है, ये भी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं साइक्लिकल फ्लैक्चुएशंस को। लेकिन हिग्स ने इनके बारे में कुछ स्टडी कुछ डिस्कशन नहीं किया है, तो इनके डिस्कशन ना करने की वजह से ये एक क्रिटिसिज्म बन गई है। तो ये आपका आज का मॉडल था बेटा, जिसमें हमने हिग्स का मॉडल किया है ट्रेड साइकिल का। बहुत इजी है, थ्योरेटिकल है, डायग्राम भी है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि आपको ये एग्ज़ाम में मिलेगा। थैंक यू।